हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की जो क्लास 9th स्टैंडर्ड पे है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है वो क्लास 9th का सेकंड चैप्टर है, पॉलिनोमियल। आज इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपको बेहतर समझ में आएगा। कोशिश हम अपने हिसाब से बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे और सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पॉलिनोमियल को समझने से पहले कुछ टर्म्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आपके सामने आया होगा एक कांस्टेंट। कांस्टेंट, ये कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड, यानी कोई ऐसी सिंबल दे दी जाए और उसकी वैल्यू फिक्स कर दी जाए तो वो कहलाता है कांस्टेंट। ठीक है, जैसे कुछ फिगर्स ऐसे आपको रटा रटा करके बचपन में ही याद कराया गया होगा, जैसे 1 2 3 4 7 5 6 7 8 9 10। तो स्टूडेंट्स, ऐसे फिगर आपके दिमाग में बिल्कुल बैठे हुए हैं कि कहीं अगर ऐसा फिगर आपको दिख जाए तो आप समझ जाते हैं कि इसकी वैल्यू 7 ही होगी। क्या होगी? 7 ही होगी, इससे न ज़्यादा होगी न कम होगी। यानी जिस क्वांटिटी के बारे में ये रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल लगाया गया होगा, आप बिल्कुल इससे अनुमान नहीं, बिल्कुल ये कंफर्म हो जाते हैं कि उसकी वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, अगर ऐसा सिंबल कहीं दिख जाए, ठीक है, तो आप यही कोशिश करते हैं, कोशिश क्या, ये बिल्कुल तय है कि वो उसके अंदर, चाहे अगर नंबर की बात करें तो नंबर उसके अंदर 5 ही होंगे, इससे ज़्यादा या कम नहीं होंगे। तो ऐसे सिंबल जो है आपके दिमाग में एक फिगर की तरह बिल्कुल चिपका दिया गया है। ठीक है, तो कांस्टेंट वही होते हैं जो सिंबल, द सिंबल्स हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। यानी वो सिंबल जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड होती है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? देखिए, वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पे वेरी और एबल दो वर्ड्स यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं, एक वेरी और एक एबल। ठीक है, तो वेरी का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, और एबल का मतलब होता है वैल्यू। ठीक है, यानी जिसकी वैल्यू हमें डिफरेंट मिले, यानी अलग अलग जिसकी वैल्यू मिले, उसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ठीक है, यानी वो सिंबल जिसकी वैल्यू यानी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड ना हो, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल, जिसको हम A to Z कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, या फिर अल्फ़ा टू बीटा। ठीक है, इसमें से कोई भी एक वैल्यू उठा लें तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं होती है, इसलिए इसे हम बोलते हैं वेरिएबल। और इनका इस्तेमाल हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में करते हैं। ठीक है, जहाँ पे अगर e को हमने 5 क्वेश्चन में इस्तेमाल किया तो कोई ज़रूरी नहीं कि पाँचों क्वेश्चंस में e की वैल्यू बराबर आएगी। ठीक है, हर क्वेश्चन में हो सकता है कि e की वैल्यू डिफरेंट आए, अलग अलग आए, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होते हैं? तो जब वेरिएबल और कांस्टेंट को हम कनेक्ट कर देते हैं किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन से, या तो प्लस या माइनस या डिवीज़न या मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी इसमें से किसी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का इस्तेमाल करके हम अगर दोनों को कंबाइन कर दें, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? एक्सप्रेशन। क्या बन जाता है? एक्सप्रेशन। जैसे हमने वेरिएबल ले लिया x, हमने कोई वेरिएबल ले लिया x और कोई कांस्टेंट ले लिया 5। ठीक है, हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया x + 5, तो ये बन गया एक एक्सप्रेशन। क्या बन गया? एक्सप्रेशन। ठीक है, उसी तरीके से हमने 2x ले लिया, ठीक है, प्लस 7y ले लिया, तो ये भी एक क्या बन गया? एक्सप्रेशन। हमने
इसके साथ इस कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर दिया, इस कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए ये टर्म भी वेरिएबल हो गया, ये टर्म भी वेरिएबल हो गया और दोनों का कॉम्बिनेशन हमें क्या दे रहा है, एक एक्सप्रेशन दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इक्वेशन। इक्वेशन बात करते हैं इक्वेशन की। इक्वेशन क्या होते हैं? तो जब किसी एक्सप्रेशन को इक्वेट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इक्वेट किसी वेरिएबल या कांस्टेंट के साथ, ठीक है, तो वो बन जाता है इक्वेशन। क्या बन जाता है, इक्वेशन। किसी भी एक्सप्रेशन को हम इक्वेट कर दें किसी वेरिएबल या कांस्टेंट के थ्रू तो क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। जैसे देखते हैं, हमने यही एक एक्सप्रेशन ले लिया x + 5, हमने इसे y के इक्वेट कर दिया, ठीक है, तो जैसे ही इक्वल टू की साइन लग गई, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, इक्वेशन। ठीक है, कोई दूसरा ले लेते हैं, अगर हम 7y = 5 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, और ये भी एक एक्सप्रेशन है। ये दोनों एक्सप्रेशन को क्या कर दिया गया, इक्वेट कर दिया गया, इसलिए क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। ठीक है, अगर हम y = 5 लिख दें तो भी ये एक एक्सप्रेशन और ये एक एक्सप्रेशन, दोनों मिलकर के एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए ये इक्वेशन कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए, तो अब समझते हैं पॉलिनोमियल को। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल, तो देखिए, पॉली का मतलब होता है मेनी, ठीक है, और नोमियल का मतलब होता है टर्म, यानी जिसमें कई टर्म्स होंगे, उन्हें हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। लेकिन इतने से हमारा कन्फ्यूज़न दूर नहीं होगा, ठीक है, ये बातें परफेक्ट नहीं है कि जिसमें कई टर्म्स हो जाएंगे उन्हें हम पॉलिनोमियल बोल देंगे। ये बात कहाँ तक सही है, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, जिसका डिग्री नॉन निगेटिव इंटीग्रल हो। नॉन निगेटिव इंटीग्रल अगर पावर हो किसी एक्सप्रेशन या इक्वेशन का, जो पावर होगा, जो ग्रेटर डिग्री होगी या उस पर जो भी पावर होगा, वो नॉन निगेटिव इंटीग्रल होना चाहिए। ठीक है, यानी निगेटिव में नहीं होना चाहिए। अब निगेटिव में कहे तो इतनी बात से भी हमारा कन्फ्यूज़न दूर नहीं होता। यानी कुछ समझ लेते हैं इसको एक्सपेंशन करके। तो नॉन निगेटिव कहें तो मतलब निगेटिव में कोई पावर नहीं होना चाहिए, निगेटिव में कोई पावर नहीं होना चाहिए। किसका, वेरिएबल का। कांस्टेंट की हम बात नहीं करेंगे, केवल और केवल वेरिएबल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो जो पावर होगा, पावर ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल होंगे उनका पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसका पावर वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसका पावर रूट्स में नहीं होना चाहिए। रूट्स कहें तो जैसे √2 नहीं होना चाहिए, √3 नहीं होना चाहिए, ऐसे ... सो ऑन। ठीक है, तो इन टर्म्स को फॉलो नहीं करना चाहिए। ठीक है, केवल पावर हमें क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर ही हमें वेरिएबल्स का पावर मिलना चाहिए। ठीक है, अब पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे तो इसमें 0 भी आ जाएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर कहेंगे तो इसमें 0 नहीं आएगा, तो 0 को अलग से इंक्लूड करना होगा। ठीक है, यानी पावर 0 हो सकता है, लेकिन 0 से अब छोटा यानी निगेटिव नहीं हो सकता। अगर निगेटिव पावर हो जाएगा तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो इन सारे कंडीशंस को फॉलो करना है। अगर वो नेगेटिव है वेरिएबल्स का पावर तो भी पॉलिनोमियल नहीं है, फ्रैक्शन में है तो भी पावर नहीं है। ठीक है, हाँ, फ्रैक्शन की अगर बात करें तो फ्रैक्शन कुछ इस तरीके से हो जो किसी नंबर से वो कट जाए। ठीक है, अगर कट जाएगा तो जैसे हमने रख दिया 35/7 रख दिया तो ये कट जाएगा, तो अगर ऐसा पावर है तो चलेगा।
ठीक है, यानी वो नंबर किसी नंबर से अगर डिविजिबल है तो चलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नंबर अगर हमने लिख दिया 7/3 जो हमें पॉइंट में मिलेगा तो ऐसा भी नहीं चलेगा, ठीक है। वेरिएबल नहीं होना चाहिए और रूट्स में उसके पावर नहीं होना चाहिए तो वो पॉलिनोमियल होगा। कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे निगेटिव की बात करें तो हमने लिख दिया कुछ पॉलिनोमियल इस तरीके से, एक एक का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया x टू द पावर -3 + 9 y = 7 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे y का पावर तो +1 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल का पावर हमें निगेटिव में मिल गया, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कि फ्रैक्शन में पावर नहीं होना चाहिए। अगर हम लिख देते हैं x टू द पावर 2/3 + 7 = 8, ठीक है, तो ये एक इक्वेशन तो है, ठीक है, लेकिन इसका पावर फ्रैक्शन में होने की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगर किसी का वेरिएबल पावर मिल जाए, यानी हमने कोई एक्सप्रेशन ले लिया 7x टू द पावर y + 9z + 2, ठीक है, तो हमने देखा कि z पे तो पावर पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन y का पावर हमें वेरिएबल मिल गया, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। रूट्स की बात करते हैं, जैसे x टू द पावर √3 + 9y + z मिल जाए इस तरीके से, तो यहाँ पे भी तो देख रहे हैं कि z का पावर पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ y का भी पावर पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे x का पावर रूट में मिल गया, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। एक और चीज़ें देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने लिख दिया 2/y + 9 = 7, हमने कोई ऐसा एक्सप्रेशन ले लिया, तो क्या ये पॉलिनोमियल हो गया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब ये डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, इसको हम न्यूमरेटर में भेजेंगे तो इसकी पावर निगेटिव हो जाएगी, यानी इस पॉलिनोमियल, इस एक्सप्रेशन को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इक्वेशन को 2y टू द पावर -1 + 9 = 7, यानी इसी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इस फॉर्म में जैसे ही लिखेंगे इसकी पावर निगेटिव हो जाएगी, और निगेटिव पावर हो जाने की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं ये पॉलिनोमियल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट क्या होते हैं, तो ध्यान दीजिए, कोफिशिएंट का मतलब अगर कोई वेरिएबल दिया गया हो तो उस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, अगर जो उसके साथ मल्टीप्लाई में होगा वही उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। जैसे हमने लिख दिया 2xy, अब इसमें पूछ दिया जाए कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो हम देखेंगे कि x के साथ मल्टीप्लाई में कौन कौन है, जो जो मल्टीप्लाई में होगा वो उसके कोफिशिएंट कह जाएंगे, यानी द कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 2y, यानी 2y इसके क्या है, x के कोफिशिएंट है। अगर कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछ दिया द कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू, तो देखेंगे y के साथ कौन कौन मल्टीप्लाई में, तो 2x मल्टीप्लाई में, तो 2x क्या हो जाएंगे, y के कोफिशिएंट। अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके पूछ दिया कि द कोफिशिएंट ऑफ 2 इक्वल टू, तो 2 का कोफिशिएंट यानी 2 के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, xy, तो xy इसके कोफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि कोफिशिएंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ ऐसा एग्जाम्पल ले लिया जाए कोफिशिएंट का कि हमने लिख दिया 2x/7, ठीक है, तो अगर हमने पूछ दिया कि x का कोफिशिएंट बताएं, द कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/7, ठीक है। या अगर पूछ दिया जाए कि 2 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो x/7, ठीक है। इस तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिग्री क्या होता है। तो ये आपने कोफिशिएंट समझा, डिग्री समझ लीजिए। डिग्री क्या होती है, तो ग्रेटेस्ट पावर कहें या एक्सपोनेंट कहें ऑफ पॉलिनोमियल,
ठीक है, यानी पॉलिनोमियल की जो सबसे बड़ी पावर होगी वही क्या कही जाएगी, डिग्री। जैसे हमने कुछ एग्जांपल ले लिया इस तरीके से 2x टू द पावर 3 प्लस 9y टू द पावर 4 प्लस 7z टू द पावर 9 प्लस 6a टू द पावर 5 इक्वल टू हमने 7 ले लिया। ठीक है, तो ये एक हमारा पॉलिनोमियल है क्योंकि इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर हैं। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल हैं तो इनकी डिग्री भी होगी। ठीक है, तो डिग्री कितनी है तो हम देखेंगे कि इसमें जो वेरिएबल्स हैं उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है। तो हमने देखा कि जेड पे सबसे बड़ी पावर है कितने का, 9 का। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी वो होगी 9। ठीक है, यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 9। सबसे बड़ा पावर 9 ही है, इससे बड़ा कोई पावर इसमें नहीं है, इसलिए इसकी ग्रेटेस्ट डिग्री 9 हो जाएगी। और ग्रेटेस्ट डिग्री को ही क्या बोलते, ग्रेटेस्ट पावर को ही क्या बोलते हैं, डिग्री। समझ में आई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर हमने कुछ ऐसा लिख दिया 2x टू द पावर 2 प्लस 9y टू द पावर 3 प्लस 7x टू द पावर 3y टू द पावर 2 प्लस 9z। अब बताएं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। दोस्तों देखना यही है कि इसमें जो वेरिएबल हैं उस वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है। ठीक है, तो हमने देखा कि पहले वाले टर्म्स में 2x स्क्वायर है। ठीक है, और दूसरे वाले टर्म में 9y क्यूब है, तीसरे वाले में टर्म में 7x क्यूब और y स्क्वायर है, इसमें 9z है, ये 9z है। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पे केवल वेरिएबल्स की पावर 2 है, यहाँ पे वेरिएबल्स की 3 है, और यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं और दोनों की वेरिएबल मिलाकर के प्रोडक्ट में पावर ऐड हो जाते हैं। तो x और y की जो पावर होगी मिलाकर के 3 + 2 यानी 5 हो जाएगी। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पे सबसे बड़ी पावर है 5 की। ठीक है, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 5। क्लियर है, तो इस तरीके से आप डिग्री पहचान लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट बात हम ये करेंगे कि डिग्री के आधार पे, डिग्री के आधार पे on the basis of degree polynomial divided। ठीक है, यानी डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसकी ग्रेटेस्ट पावर 1 हो, ग्रेटेस्ट पावर 1 हो, यानी ग्रेटेस्ट पावर कहे तो डिग्री कितनी हो, 1। यानी जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, वो पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल भी हो सकता है, 1 वेरिएबल भी हो सकता है। 2 वेरिएबल कहे तो उसमें वेरिएबल्स 2 यूज़ किए जाएंगे, जैसे xy या yx या zx या yz या ab या bc या cd, यानी 2 उसमें वेरिएबल होंगे जिनकी वैल्यू हमें नोन नहीं होगी। ठीक है, तो उसे हम 2 वेरिएबल बोलते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, यानी उसकी ग्रेटेस्ट पावर अगर 1 है तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे हमने लिख दिया x की सबसे बड़ी पावर क्या है, 1 है, तो इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर हमने लिख दिया 5x तो भी इसमें x की पावर 1 है, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर हमने लिख दिया 7x + 5 तो भी इसमें वेरिएबल्स की ग्रेटेस्ट पावर 1 है, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर हमने 7x + 5y + z हमने लिख दिया तो भी इसमें ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, 1 है, इसलिए इन्हें कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो उम्मीद करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब जिसकी ग्रेटेस्ट डिग्री 2 हो, यानी जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 9y, ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 है, इसलिए क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर हमने लिख दिया 2y टू द पावर 2 प्लस 9 टू द पावर 2 प्लस 9z टू द पावर 2 प्लस 5 हमने लिख दिया, ठीक है। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 है, ठीक है, तो भी इसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, यानी जिसकी डिग्री, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी उसे हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स लेकर के, जैसे 3x टू द पावर 3 प्लस 9y टू द पावर 2 प्लस 7x हमने लिख दिया। तो इसमें हम देखेंगे कि ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इसलिए ये क्या कहा जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा, ठीक है। अगर हमने लिख दिया 7x टू द पावर 3, तो भी ये क्या कहा जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा, ठीक है। अगर हमने केवल x टू द पावर 3 लिख दिया तो भी ये क्या कहा जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। अगर y टू द पावर 3 प्लस 9y हमने लिख दिया तो इसकी ग्रेटेस्ट पावर 3 है, इसलिए कहा जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी इस डिग्री, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 3 है, डिग्री का है तो ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है, अगर 3 है तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, यानी जिसकी डिग्री अगर हमें 4 मिल जाए, अगर डिग्री 4 मिल जाए तो उसे हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे हमने कुछ एग्जांपल ले लिया, 3x टू द पावर 4 प्लस 9y प्लस 7z, ठीक है। हमने इसमें देखा कि जो डिग्री है वो कितना है, 4 है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 4 है, इसलिए इसे हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर हमने y टू द पावर केवल 4 रख लिया तो भी ये कहा जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर हमने लिख लिया 5x टू द पावर 2 प्लस 9y टू द पावर 3 प्लस z टू द पावर 4, तो भी हमने देखा कि यहाँ पे डिग्री, यहाँ पे इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री 3 है, इस टर्म की डिग्री 4 है, तो ये सारे टर्म मिला करके एक पॉलिनोमियल बनाए जा रहे हैं जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है, ठीक है, इसलिए कहा जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये आपके डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल्स के नाम है, ठीक है। ऐसे ही जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम इसके नाम चेंज करते जाते हैं, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो आगे हम देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल, ठीक है, यानी किसी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं या कैसे काउंट करते हैं उसकी हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिसमें केवल ऐसी सिंबल इस्तेमाल किए जाएंगे जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होगी, उसे क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे हमने 7 लिख दिया, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर हमने 7/5 लिख दिया, ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर हमने 8 लिख दिया, ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो हमने देखा कि इसमें जो टर्म्स लिए जा रहे हैं वो क्या है, इनकी इस फिगर की वैल्यू फिक्स है, इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जीरो पॉलिनोमियल यानी ऐसी कोई पॉलिनोमियल जिसकी रिजल्ट हमें जीरो मिले उसे हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिए, जैसे हमने लिख दिया x + 5 × 0,
ठीक है। तो हमने देखा कि ये टर्म तो है एक, लेकिन इसके साथ जब हम 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट मिलेगा 0, इसलिए इसे हम बोलेंगे ज़ीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? ज़ीरो पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं मोनोमियल। मोनोमियल, ठीक है। मोनो का मतलब होता है सिंगल और मियल का मतलब होता है टर्म, यानी जिसमें एक टर्म हो, सिंगल टर्म हो, उसे बोलते हैं मोनोमियल। जैसे हमने अभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात किया था, अगर हमने केवल 7 ले लिया तो केवल एक टर्म है, इसलिए इसे हम मोनोमियल बोलेंगे, ठीक है। केवल x ले लिया तो भी ये सिंगल टर्म है, इसलिए मोनोमियल कहेंगे। केवल y ले लिया तो भी ये मोनोमियल है। ध्यान दीजिए कि आगे हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ पॉलिनोमियल की, सेपरेशन ऑफ टर्म्स, पॉलिनोमियल नहीं, सेपरेशन ऑफ टर्म्स। तो जो टर्म्स होते हैं उनका सेपरेशन कैसे होता है? तो सेपरेशन में केवल और केवल या तो माइनस या तो केवल प्लस, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी टर्म्स को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड किसी टर्म्स को सेपरेट नहीं करते, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसका इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं। जैसे अगर हमने लिख दिया 7 + x लिख दिया, तो ये 7 और x ये दो टर्म हमें सेपरेट दिख रहे हैं, क्योंकि 7 के साथ x को सॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसलिए इसमें दो टर्म्स दिख रहे हैं, इसलिए इस पॉलिनोमियल का हम जो नाम देंगे वो होगा बाइनोमियल। बाइनोमियल, ठीक है। बाई का मतलब होता है 2 और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, यानी जिसमें दो टर्म्स होंगे उसे हम बोलेंगे बाइनोमियल, ठीक है। और टर्म्स को कौन सेपरेट करता है? या तो प्लस या तो माइनस, ठीक है। अगर हमने लिख दिया x - y, ठीक है, तो x - y, x में से y को माइनस नहीं किया जा सकता, यही इसके ओरिजिनल फॉर्म है, ठीक है। तो इसलिए x - y जो हमें मिला है वो एक क्या है? बाइनोमियल है। क्या है? बाइनोमियल, ठीक है। यानी बाई का मतलब 2 और नोमियल का मतलब टर्म, जिसमें दो टर्म्स होंगे उन्हें बोलेंगे हम बाइनोमियल। आगे बात करते हैं ट्राइनोमियल की। ट्राइनोमियल, ठीक है। ट्राई का मतलब होता है 3 और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, तो जिसमें 3 टर्म्स होंगे उन्हें हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। जैसे हमने लिख लिया x + y + z, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा 3 टर्म्स हैं, इसलिए क्या है? ट्राइनोमियल। कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं 3x + 2y + 9। हमने यहाँ पे भी देखा कि ये क्या टर्म, कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म हैं, इसलिए क्या है? ट्राइनोमियल है। ध्यान देना इस बात की है कि यहाँ पे इनका प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ भी प्रोडक्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट जो है वो किसी टर्म्स को सेपरेट नहीं करते। सेपरेट कौन करता है? या तो माइनस या तो प्लस, ठीक है। तो प्लस हमें यहाँ दिख रहा है और प्लस यहाँ दिख रहा है, इसलिए 3 सेपरेट हमें टर्म्स दिख रहे हैं, इनको हम सेपरेट नहीं मानते, 3x को सेपरेट नहीं मानते, इसलिए यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए? 3, ठीक है। अगर हमने ऐसा लिख दिया 7/x + 9y + 3, तो एक्चुअली ये पॉलिनोमियल तो है नहीं, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस पॉलिनोमियल तो है नहीं, इसलिए इसको हम ट्राइनोमियल बाइनोमियल कह भी नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसे मिल जाए 7x/3 मिल जाए + 9 + z मिल जाए, ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये 3 टर्म्स हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में 3 टर्म्स नहीं कहे जाएंगे, ये इसके साथ डिवाइड में, इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई टर्म्स को सेपरेट नहीं करते, ठीक है। तो ये एक टर्म माना जाएगा, एक टर्म ये माना जाएगा, एक ये टर्म माना जाएगा, यानी कौन से टर्म पॉलिनोमियल है? ट्राइनोमियल, ठीक है। आगे बात करते हैं कुछ इसी तरीके से कि हमने लिख दिया 7x + 2y + x, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि 1 2 3 टर्म्स हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये 3 टर्म्स नहीं। हमने देखा कि ये टर्म और ये टर्म सेम है, ठीक है, इसमें वेरिएबल और इसमें वेरिएबल सेम है, इसलिए इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि ये कौन सा नोमियल है, ठीक है।
तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7x और 1x कितना हो जाएगा 8x प्लस 2y। अब आगे इसे फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिनल फॉर्म है किसी पॉलिनोमियल का, इसलिए इसमें टर्म्स कितने हैं, 2 हैं, तो इन्हें हम ट्राइनोमियल नहीं बाइनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, बाइनोमियल। क्या कहेंगे, बाइनोमियल, क्योंकि इसमें 2 ही टर्म बचे हुए हैं, ठीक है। तो कोई भी पॉलिनोमियल अगर मिलेगा तो उसके टर्म्स को पहले पहचान लेंगे कि यह सॉल्व करने लायक है कि नहीं। अगर सॉल्व करने लायक है तो उसे सॉल्व करने के बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है या फिर ट्राइनोमियल है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी जो बची हुई है हम नेक्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में उसकी डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।